नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि द वायर हिंदी के FB लाइव पे आप सभी का स्वागत है। हमें आज यहाँ जंतर मंतर पे, जहाँ पे मॉब लिंचिंग के खिलाफ JNUSU के छात्र अध्यक्ष मोहित पांडे, सतरूपा और काफ़ी अन्य छात्रों ने एक प्रोटेस्ट रखा है। और ये प्रोटेस्ट है भीड़ द्वारा पीट कर मारने की एक जो ट्रेंड हमारे देश में चल रहा है। इस तरह की एक जो ये संस्कृति चल रही है कि भीड़ इतनी हिंसात्मक हो जाती है कि धर्म के मुद्दे पे, बीफ के विवाद पे हिंसात्मक होकर भीड़ किसी भी शख्स को मार के हत्या कर देती है। आज उसके खिलाफ यहाँ पे JNUSU के छात्र अध्यक्ष मोहित पांडे से हम बात करेंगे। तो मोहित, आज का ये जो प्रोटेस्ट आपने रखा था, इसका एक विषय था कि क्रिएटिव मीन्स से प्रतिरोध की अलग अलग संस्कृतियों से आप ये बात जनता तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या तरीका है, ये किस ऑप्शन से आप ये बात जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं मॉब लिंचिंग के मुद्दे में? प्रोटेस्ट आज मेवाती समाज जो है हरियाणा का, उसने रखा था। हम लोग बस सॉलिडरिटी में आए थे। और जो उस दिन आप जानते हैं नॉट इन माई नेम का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें ये बातें कही जा रही थी कि इसमें बहुत जनता दिल्ली की जनता है। और ये तो आज उस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए देखिए, आप दूर दराज से जनता आई है, बल्लभगढ़ से लोग यहाँ पे चल के आए हैं, मेवात से लोग चल के आए हैं। और कहने का मतलब यही है कि ये आग केवल मतलब दिल्ली में नहीं लगी हुई है कि जो सरकार की खिलाफी लोग कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, वो केवल दिल्ली में नहीं कर रहे हैं। देश के लगभग 50 जगहों पे आज मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नफरतगर्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इसको अलग अलग तरीके से लोग व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ईद के दिन आप देखिए, ईद की नमाज के बाद लोगों ने मतलब त्यौहार मनाते इस प्रोटेस्ट को व्यक्त किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थे JNUSU छात्र अध्यक्ष मोहित, जिन्होंने बताया कि अलग अलग तरीकों से लोग अपना गुस्सा, अपना प्रतिरोध जता रहे हैं और इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ, इस भीड़ द्वारा पीट कर जाने के इस ट्रेंड के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ नदीम है यहाँ पे। नदीम, आप ये बताइए कि कहाँ से गुस्सा आता है इतना भीड़ में कि वो किसी भी शख्स पे इतनी हिंसात्मक हो जाए, किसी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी पे, कि वो उसे पीट कर मार डाले। जैसे हाल में ही बल्लभगढ़ में किस्सा हुआ, अखलाक, जुनैद, पंडित खान, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। ये गुस्सा कहाँ से आता है? देखिए सृष्टि, ये कोई भीड़ नहीं है। जिस तरह जुनैद की हत्या हुई, भीड़ कोई चाकू लेके साथ में नहीं चलती है। ये मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ दिया गया इस देश में। भीड़ कभी जो है वो चाकू लेके नहीं चलती, अचानक से भीड़ इकट्ठा नहीं हो जाती। पहलू खान के केस में 5 मिनट के अंदर 500 आदमी इकट्ठा हो गए। इतनी जल्दी कोई भीड़ नहीं इकट्ठा होती। फिर जब वो पुलिस में पकड़ा जो भी आदमी जाता है, चाहे वो गोंडा में पप्पू मिस्त्री की लिंचिंग में आदमी पकड़ा गया हो, चाहे वो जुनैद की हत्या में आदमी पकड़ा गया हो, ये दिखाया जाता है कि आदमी इंटॉक्सिकेटेड है, शराब के नशे में, ताकि केस अदालत में पहुंचने से पहले ही कमजोर कर दिया जाए। बच्चा चोरी के प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो जिस तरह भीड़ की ये व्याख्या थी, भीड़ पहले लोग आते थे, इकट्ठा होते थे, उसमें कुछ शरारती तत्व होते थे, लेकिन ये वो भीड़ नहीं है। ये वो भीड़ है जो ऑर्गेनाइज्ड है, जिसके पीछे सिस्टम की ताकतें हैं, जिसके पीछे गवर्नमेंट मशीनरी है। और इस भीड़ को ये विश्वास है कि जब ये कोर्ट में जाएंगे तो ये बचा लिए जाएंगे, जब पुलिस एक्शन होगा तो पुलिस एक्शन में इनको सिक्योर किया जाएगा। तो ये कोई आम भीड़ नहीं है, ये ऑर्गेनाइज भीड़ है और इसका टारगेट बहुत क्लियर है और ये टारगेट के तहत लिंचिंग कर रहे हैं। तो ये नदीम कहना चाह रहे हैं कि ये कोई भीड़ आम नहीं है, ये पूरी तरह से जानी समझी एक स्पेशल टारगेट करके अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ JNU के, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी कृष्णकांत हैं हमारे साथ, जो यहाँ पे मौजूद लोगों से, JNU से आए छात्रों से और हरियाणा के बल्लभगढ़ के आए लोगों के साथ अपनी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला, हम इस प्रोग्राम को अच्छा, ये एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला मेवात चंडीगढ़ हाई कोर्ट से हैं और ये बता रहे हैं कि मेवात से लोग यहाँ पे बहुत भारी संख्या में आए हैं और इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ, इस भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर देने के खिलाफ ये बात यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा गया है। सर, क्या लगता है ये क्या टारगेट करके भीड़ जो है वो लोगों को मारपीट कर रही है? ये जो धर्म का, बीफ विवाद का मुद्दा है, ये भीड़ का आम गुस्सा या ये टारगेट करके हो रहा है? क्या लगता है? लोगों का जो कुछ लोग हैं जो लोगों को टारगेट करके उनके धर्म के, मजहब के नाम में मार रहे हैं, इस तरह की जो घटनाएं देश के अंदर चल रही है, वो लोगों के दिलों में सिर्फ डर और आतंक पैदा करना चाहता है। यहाँ पे थोड़ा कल्चर का माहौल है,
कोशिश करेंगे। हमारे साथ एमबीबीएस से आबादेव हबीब है, डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट से आबादेव हबीब है। नाम ये जो जिस तरह का प्रोटेस्ट आज रखा गया था, ये अलग अलग जगहों से, दिल्ली के अलावा अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और अपना ये जो पूरा है ये मॉब लिंचिंग के खिलाफ चला रहे हैं। ये क्या लगता है, ये माइनॉरिटी सेक्शन से, पुअर प्रिविलेज सेक्शन से किस तरह से हिंसा बढ़ रही है, भीड़ किस तरह से? देखिए, ये बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है पूरे देश में और सरकार का इसको पूरा समर्थन है, क्योंकि एक और मारना तो एक बात है कि मॉब ने आया मारा, लेकिन उसका खुद वीडियो बना के ये जो अपलोड करते हैं एक पूरी तरीके से संदेश है बाकी लोगों को कि आप चुप हो जाइए, पर दूसरी ओर वो बेखौफ होकर ये काम कर रहे हैं। तो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका कहेंगे कि संघवाद ने सोचा है, संघीय बीजेपी आरएसएस वीएचपी की सोची समझी राजनीति है और जिसके पीछे सरकार का समर्थन है। इसमें सारे तबकों को बाहर निकलना होगा। ये माइनॉरिटीज़ का इशू नहीं है। ये मुझे अच्छी महिला बनाएंगे, बताएंगे कि अच्छी महिला होने के नाते मैं किस तरीके से घर में रहूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, किसके साथ शादी कर सकती हूं, किसके साथ शादी नहीं कर सकती हूं। ये चलता ही जाएगा और ये देखिए ऐसा है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा इवॉल्व होती रहती है, जो हमारा विचार है इवॉल्व होता रहता है। बहुत ज़रूरी है आज के दिन में डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव, सेकुलर जो जनता है, जो भी समझता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से भारत को चलना होगा, वो बाहर निकले और विरोध करे सरकार के खिलाफ। और मैं ये समझती हूँ कि यही हो रहा है। मैम, ये किस तरह का एक डेमोक्रेटिक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ, गुस्से के खिलाफ लोग अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किस तरह का प्रतिरोध है, किस तरह का गुस्सा है ये जो देखने को मिल रहा है? ये तो पता नहीं, ये दूसरा एक कोई ऑर्गेनाइजेशन पीछे कर रहा है, लेकिन ये सब होता रहेगा। उसमें हमें किस तरीके से शांतिपूर्वक अपनी बात को आगे बढ़ाना है, ये हमारे समझ होगी, ये हमारे को अपने पे नियंत्रण करके आगे इस पे बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद। ये थी आबादेव हबीब हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से नंदिता नारायण मैम है। मैम, यहाँ पे ये वायर हिंदी का FB लाइव पे हम आपका स्वागत करते हैं। ये इस तरह से ये जो यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है जहाँ पे मॉब लिंचिंग के खिलाफ अलग अलग इंटेलेक्चुअल, सारे सिविल सोसाइटी के लोग से लेके, स्टूडेंट से लेके, टीचर से लेके, आप सभी लोग अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैम, ये लिंचिंग तो पहले भी कुछ घटनाएं सुनने में आ जाती थी, पर ये रिलीजन के बेस पे जिस तरह से ये भीड़ हिंसात्मक हो रही है, ये क्यों? भीड़ के अंदर ये कहाँ से आ रहा है कि धर्म के मामले में या बीफ के मामले में, लोगों की जीवन शैली में ये किस तरह का अटैक है? ऐसा है कि लिंचिंग के इंसिडेंट्स कुछ पहले भी होते थे, लेकिन जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें आप देखिए कि 97%, ये आंकड़े कई जगह आए हैं, 97% आपके पिछले 2 सालों में। तो एक तो बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हुआ, 97% इज नॉट अ स्मॉल नंबर। और दूसरी चीज़ जो ये है कि इसमें खास तौर से एक जो धार्मिक कलर, जिसका परस कलर दिया जा रहा है, खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। और जो हेट स्पीच बढ़ रही है सरकार की तरफ से, एक तो सरकार का जो धर्म है लॉ एंड ऑर्डर रखने का, वो नहीं रख रही है। सबको पता है कि हम कुछ भी कर लें, हमें कुछ उसका वो नहीं भुगतना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपके ही मिनिस्टर, जो आपकी टीम के लोग हैं, वो अखलाक के हत्यारों का सम्मान करते हैं, उनको राष्ट्रीय ध्वज पहनाते हैं, वो पहलू खान के हत्यारों को बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जो भी गौ हत्या करेगा उसको हैंग करना चाहिए। मतलब आपके ही जो बाकी के जो सत्ता में लोग हैं वो ये बातें कर रहे हैं और जहर में जहर घोला। और ऐसा आदमी जिसकी हेट स्पीच फेमस रहती थी, जिनकी जो वाहिनी थी वो बिल्कुल फेमस प्रोपेगेट किया, उन्हीं को अपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। उनके आते ही 1 महीने में इतनी हिंसा हुई महिलाओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, और आपने कोई एक्शन लिया तो आपका राजधर्म कहाँ चला गया? जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था मोदी से, क्या तुमको अपना राजधर्म जानना चाहिए? गुजरात में उनका राजधर्म तो तब कुछ नहीं था, अब कुछ नहीं है। तो ये गुजरात में जो उन्होंने किया और जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, वही चीज़ अब वो प्राइम मिनिस्टर होकर कर रहे हैं। इतने दिन बाद जाके उन्होंने ज़रा सा उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, और गांधी जी का नाम लिया। उन्हीं गांधी जी की हत्या भी हेट पॉलिटिक्स की वजह से हुई थी। सरदार पटेल ने खुद
खुद कहा था कि इनका संगठन आरएसएस जिम्मेदार है, और उसी राजनीति की वजह से चाहे वो 84 के दंगे हों, चाहे वो 2002 के जो मैसेकर हुआ मुसलमानों का वो हो, और चाहे वो ग्राहम स्टेन्स के साथ जो बच्चों को जलाया गया हो, वो उसी हेट राजनीति की वजह से। हेट राजनीति का जो शुरू से ही अपनी आइडियोलॉजी में उन्होंने जोड़ा हुआ है कि मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, इनके स्क्रिप्चर्स में लिखा है, और शुरू से ही जहर घोल रहे हैं। अब क्योंकि सत्ता में आकर उसको उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये देश में बिल्कुल सिविल वॉर के ऊपर ले जा रहे हैं। दूसरा ये है कि लोग आजकल इतने फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, क्यों ये भीड़ की आसानी से इंसाइट हो जाती हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, मजदूरों को बेहाल कर दिया, किसानों को बेहाल कर दिया, और शिक्षा नहीं दे रहे हैं आप, सारा प्राइवेटाइज हो रहा है। तो इस वजह से बहुत आसानी से लोगों को भड़काया भी जा सकता है, ये भी जानते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का एक मिश्रण है जो मुट्ठी भर पूंजीवादियों के लिए जो पॉलिसीज बन रही हैं, उस पॉलिसी का हिस्सा है डिवाइड एंड रूल। ये तो जनता एक हो जाएगी अगर डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ, अगर इन सब चीज़ों के खिलाफ जो किसानों के साथ जो हुआ है उनके साथ, उसके खिलाफ मजदूरों के साथ जो हो रहा है और शिक्षा के साथ हो रहा है, तो ये इनकी पॉलिसीज नहीं चल। तो इसलिए इनको डिवाइड एंड रूल ही करना है, और अंग्रेज जो इनके हमेशा मतलब इन्होंने चापलूसी की अंग्रेजों की। और इस तरह से देश में बर्बादी, कब्रिस्तान पूरे देश को बनाया जाए। तो ये नंदिता नारायण हमारे साथ थी जो कह रही थी कि पूंजीवाद की एक ये पॉलिसी है कि लोगों को डिवाइड करके ही पूंजीवाद रह सकता है, स्टेबल रह सकता है, और इसलिए सरकार अपने मुद्दों को छुपाने के लिए इस तरह की चीजें करती है। हमारे साथ ये कुछ और स्टूडेंट्स हैं। नाम आपका? श्रावणी। आप कहाँ से? जी, JNU से श्रावणी हमारे साथ है। ये क्या लगता है कि किस तरह से ये आइडेंटिटी के बेसिस पे, पहचान के आधार पे ये सब हो रही है, जैसा कि जुनैद के साथ और आज यहाँ मेवात से इतने सारे लोग आए हैं, तो ये किस तरीके का डर एक कम्युनिटी में आया होगा अपनी वेशभूषा, अपने खान पान, अपनी जीवन शैली को लेकर? बिल्कुल डर तो है, और लेकिन डर ऐसा नहीं है कि लोग इसके लिए छुप के घर में बैठ जाएंगे। इतने सारे लोग आज आए हैं। कुछ दिन पहले भी और एक प्रोटेस्ट हुआ था नॉट इन माई नेम, वहाँ पे और भी ज़्यादा लोग थे। तो अगर लोगों में जो गुस्सा है उसको ठीक तरीके से हम लोग चैनलाइज कर पाए तो लोग जो हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए भी तैयार है। आप लोगों को पता होगा कि JNU में एक स्टूडेंट थे नजीब, जो पिछले साल जिनके साथ कुछ हाथापाई का इंसिडेंट होता है कैंपस में, और उनके बाद से वो डिसअपियर रहते हैं। अभी तक उनका कोई कुछ प्रेसअप नहीं मिला है। तो उसको लेके भी JNU में भी कुछ प्रोग्राम्स हुए थे, प्रोटेस्ट हुआ था। उसके साथ साथ कुछ बाहर भी प्रोटेस्ट हुए थे। तो हम सब इसको जुड़ के ही देखते हैं। बिल्कुल कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स तो है नहीं, और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसके खिलाफ जो लोगों में डर है, डर को जो गुस्से में बदलना है और गुस्से को जो पॉलिटिकली चैनलाइज करना है, वो काम सबको मिलकर एक साथ करना पड़ेगा। ये श्रावणी ने एक इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पे उठाया है, वो है नजीब के गायब होने का। नजीब JNU के छात्र थे जिन्होंने एक ABVP के साथ एक मुठभेड़ हुई थी, एक पूरा मुद्दा चला था, जिसके बाद से नजीब का कोई भी अता पता नहीं चला है। हम यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट में और भी लोगों से बात करने के प्रयास में हैं। यूसुफ खान, आप कहाँ से आए? ये मेवात से यूसुफ खान आया है, जहाँ पे ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है ये जैसा कि किसी भी कम्युनिटी की, हर कम्युनिटी का, हर जगह का एक वेशभूषा होती है, एक खान पान होता है, तो ये अल्पसंख्यकों को, जैसे मुसलमान है, दलित है, उनकी पहचान, उनकी वेशभूषा, उनकी खान पान, उसको टारगेट करके डर का माहौल बनाया जा रहा है। आपको इसके बारे में क्या कहना है? जी, आज देश की जो वर्तमान कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। एक विशेष समुदाय को आइडेंटिफाई करके इंटेंशनली उनकी आईडी जानकर उस पर डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे हैं। वो चाहे ट्रेन का हादसा हो, चाहे वो पशुपालकों का हो, चाहे देश के अन्य तरीके के कारोबारियों के साथ मामला हो, सबके साथ आज यही मामला हो रहा है। एक विशेष वर्ग को
टारगेट किया जा रहा है और उनकी वेशभूषा, उनका हुलिया, चेहरा, दाढ़ी, टोपी देखकर खास तौर से उन पर एक अटैक किया जा रहा है, जिसके लिए ये कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है आज हिंदुस्तान की। और सरकार की जवाबदेही पूरी बनती है। आज सरकार अपने इस पैमाने पर पूरी तरह विफल हो चुकी है। सरकार को आज मेवात से पुरानी अपने कल्चर के लोग ये जताने आए हैं, ये बताने आए हैं कि दिल्ली सरकार तुम सोए हुए हो, आज तुम जाग जाओ। मेवात वही पुराना है जिसके दर से दिल्ली के दरवाजे पहले बंद हो जाया करते थे, आज फिर वही वक्त आने जा रहा है। अन्यथा ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ में सुधार कर ले, माइनॉरिटी की बातों को सुन ले, डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर दे, अन्यथा आने वाला वक्त अच्छा नहीं होगा। ये मोहम्मद आदिल है हमारे साथ और मोहम्मद यूसुफ, जो दोनों मेवात से आए हैं। इनके पास एक बैनर है, धर्म और आस्था के नाम पर इंसानियत का कत्ल बंद करो। आपको क्या लगता है आदिल, ये जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं एक के बाद एक महीने में इतनी सारी घटनाएं, भीड़ द्वारा पीट कर जो लोगों की हत्या करने की एक नई प्रवृत्ति देखने की समाज में मिल रही है, आपको क्या लगता है ये पीस का मुद्दा हो या किसी की आइडेंटिटी को लेके मुद्दा हो, कपड़ों पे लेके मुद्दा हो, हिजाब का मुद्दा हो, टोपी का मुद्दा हो, आपको क्या लगता है ये किस तरीके का डर बैठाने की कोशिश है? जैसे हाल ही में एक झारखंड में डेली फार्मर को लोगों ने पीट कर उसको काफी नुकसान पहुंचाया, इसलिए कि ये सोचकर कि उन्हीं की गाय की हत्या उन्होंने की है। ये क्या दिखाने की कोशिश है? ये भीड़ ऐसा क्यों कर रही है? किस तरीके का डर आप महसूस? हर इंसान के अंदर ये डर जागने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान कोई पहने तो पहने, मुसलमान ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आजकल जुमेत के गाँव में कोई टोपी पहनने को राजी नहीं है, कोई दाढ़ी रखने। ये एक डर भीड़ का नहीं है कि कुछ लोग हैं जो भीड़ के नाम पर भीड़ को जिताते हैं कि ये मांस खाते हैं, ये गोश्त खाते हैं, ये मुसलमान हैं। मुसलमान के नाम पर उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें डराया जाता है, भीड़ का सहारा लेके उन्हें मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। और ये कुछ संगठन हैं, कुछ कानून के चमचे हैं, गुलाम हैं, जो कि ऐसे लोगों को उकसाकर भीड़ का सहारा लेके उनका कत्ल करते हैं। जैसे कि जुनैद को मारा गया था तो वो ये नहीं था कि वो गाय का गोश्त खाता है, वो एक मुसलमान था, उसने सर पर टोपी रखी, वो हाफिज था, हाफिज कुरान था, इतना बड़ा दीन का वक्त था वो, जो ट्रेन में जा रहा था सिर्फ ईद की तैयारी करने के लिए, दिल्ली से कनाट प्लेस से वो सामान लेके आ रहा था, जिससे कि अपने घर जा रहा रास्ते में उसे कुछ लोगों ने उकसाया, उसे बताया कि ये गोश्त गाय का गोश्त खाता है, यहाँ तक कि मुसलमान गोश्त खाता है, गाय का नहीं खाता है। ये एक बस मुद्दा है कि बस इनको मुसलमानों को डराना है, मुसलमान के किसी भी तरह से इस मुसलमान को इस देश से निकालना है। क्या ये डर पैदा करने में कामयाब हुए हैं? ये डर पैदा करने में कामयाब नहीं होंगे और इंशाअल्लाह हमारा साथ उनके साथ है, और ये ना ही जुनैद गाँव के साथ है, ना ही हमारे किसी मुसलमान हिंदुस्तान के साथ। आवाज और हक के लिए मेवात की तरफ से आवाज है। हम चाहते हैं कि आवाज में नहीं पड़े, चाहे वो झारखंड में जाकर के लेके किसी कूचे में जाकर के लेके नहीं पड़े। हम आप सब लोगों को ये चाहते हैं कि मेवात के नौजवान पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और जुल्म के खिलाफ छात्र चलेगा। दूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। यहाँ इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी सुनने को मिल रहे हैं और जिस तरीके का एक ये जोश, इस तरीके का भाषण देखने को मिल रहा है, उससे साफ है कि लोग इस तरीके का ये जो डर का माहौल, ये दमन का माहौल बनाया जा रहा है, लोग उससे डरने वाले नहीं हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ सर, ये वायर के एफबी लाइव पे आपका स्वागत है। ये आप लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो भी इन्होंने बोला कि डर का माहौल बिल्कुल बनने नहीं देंगे, लोगों की आइडेंटिटी पे, उनकी जीवन शैली
उसके खिलाफ एक आवाज उठाएंगे। आपको क्या लगता है किस तरह से आगे की प्रक्रिया होगी, किस तरह से आपका जवाब होगा, क्या प्लानिंग है? ये जो कुछ इस देश में हो रहा है ये इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ अटैक और हमले हो रहे हैं। ये दरअसल एक फासिस्ट मेंटलिटी है, एक फासिस्ट मंसूबा है। इस डेमोक्रेटिक मुल्क को फासिज्म के रास्ते पर ले जाने की एक कोशिश है जिसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है, जिसकी शुरुआत इस मुल्क में 1948 में महात्मा गांधी की हत्या से उस मंसूबे की शुरुआत हुई है। और अब इन लोगों को जो अब हुकूमत में आ गए हैं, अब ताकत में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं, इनको ये मौका मिला है कि शायद अब वो उस एजेंडा को पूरा कर सकते हैं। तो हम इस पूरे मसले को सिर्फ मुसलमानों और दलितों पर अटैक की शक्ल में नहीं देखते, ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन दरअसल ये इस देश के खिलाफ एक किस्म का डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की ये एक कोशिश है। और ये जो पूरी जो कोशिशें हैं ये हम चाहेंगे कि पूरा मुल्क इन ताकतों के खिलाफ खड़ा हो, सभी मज़हब के लोग इन ताकतों के खिलाफ खड़े हों। और इस मुल्क में जब तक जमहूरियत और डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो ये मुल्क बाकी नहीं रहेगा। तो हम ये समझते हैं कि ये ताकतें समाज को बांटकर, समाज में नफरत फैलाकर, समाज में डर का माहौल पैदा करके और अल्पसंख्यकों मुसलमानों में खौफ पैदा करके, दलितों में डर पैदा करके और समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांट कर ये अपने उस फासिस्ट एजेंडा को पूरा करना चाहते हैं, जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो इनका एजेंडा है। लेकिन हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि यहाँ जिस तरह से आज प्रोटेस्ट हो रहा है और कल भी यहाँ जंतर मंतर पर बराबर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और सिर्फ मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल जो दूसरे लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब इस देश को बचाने का एक अभियान शुरू हो जाना चाहिए। ये देश बड़े खतरे में है इस वक्त और डेमोक्रेसी खतरे में है, यहाँ की डाइवर्सिटी ये उन ताकतों से खतरे में है जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, ये उन ताकतों से खतरे में है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, ये उन ताकतों से खतरे में है जिन्होंने 1984 में सिखों का कत्लेआम किया, और ये वो हैं जो अब गाय की रक्षा के नाम पर और दूसरी चीज़ों के नाम पर कभी मुसलमानों पर हमले करते हैं, कभी दलितों पर हमले करते हैं, कभी ईसाइयों पर हमले करते हैं, और दूसरे जो मज़हब हैं सिख और जैन और दूसरे जो उनकी जो आइडेंटिटी है उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि ये इस मुल्क को दोबारा से फासिज्म के रास्ते से हटाने और फासिज्म के चंगुल से निकालने और आज़ाद कराने की एक मुहिम जो है इस पूरे देश को चलानी होगी और इस देश के ज़मीर को जगाना होगा। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम में ये ताकत मौजूद है, उसने बड़े बड़े ख़तरों का पहले भी सामना किया है और हम समझते हैं कि अब ये पूरा मुल्क समझ लेगा इन लोगों को कि इस राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर ये किस तरह समाज में नफरत फैलाकर इस मुल्क को फिर से तबाही के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से हम आज के इस धरने में यहाँ इनकी हिमायत और प्रोटेस्ट में शरीक होने आए हैं और हम ये मैसेज देने आए हैं कि इस मुल्क को हम फासिज्म के रास्ते पर हरगिज नहीं जाने। तो दोस्तों, जो 4 लाइनें अल्लामा इकबाल की है, एक तो थी इस देश के तमाम लोगों के लिए कि वतन की कतल नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों से तर्ज करे हैं आसमानों में। ये कार्यक्रम यहाँ पे जंतर मंतर पे मॉब लिंचिंग के खिलाफ भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर जाने के खिलाफ यहाँ पे अनेक JNU के स्टूडेंट और मेवात से आए हुए, बल्लभगढ़ से आए हुए बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली के बाहर भी इन इंसिडेंट्स की गूंज है, लोगों में गुस्सा है, लोग आवाज उठा रहे हैं और लोग इस आवाज को उठाते हुए ये साफ कर दे रहे हैं मंच से, सारे भाषणों में एक बात साफ हो जा रही है कि हम इस पूरे मुद्दे से, इस पूरे डर के माहौल में डरने वाले नहीं है, लोग चुप बैठने वाले नहीं है, लोग फासिज्म के खिलाफ, अलग अलग मुद्दों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। अंग्रेजों ने बनाया था और जो लोग
मनुस्मृति का हमारा संविधान होना चाहिए। तो मनुस्मृति को मानने वाले कुछ लोगों से और बात नूर मोहम्मद हमारे साथ है। सर आप कहाँ से आए? हरियाणा से, जिला भिवानी से। जिला भिवानी से हमारे साथ हैं। सर आपको क्या लगता है ये जिस तरह का आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर कैसा माहौल है? हरियाणा जैसी जगह जहाँ वल्लभगढ़ में इतना बड़ा जुनैद के साथ निकला हुआ डर का माहौल है या लोग गुस्से में हैं, और आज आप लोग दिल्ली में आके प्रदर्शन क्या जितने मुसलमान हैं वो डर के रहते हैं, और मुसलमान को कभी डर के नहीं रहना चाहिए। हमेशा मुसलमान डरने के लिए पैदा नहीं हुआ, यानी कि मुसलमान को निडर होकर जीना चाहिए। मुसलमान को जुनैद के साथ बहुत बुरा हो और इनको सजा मिलनी चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम ज़हीर अहमद है। ज़हीर अहमद कहाँ से हैं आप? मेवात से। मेवात से ज़हीर अहमद हमारे साथ हैं। सर क्या आपको क्या लगता है पूरे मुद्दे पे ये जिस तरह का अखलाक से लेके पहलू खान, जफर, नजीब, जुनैद एक के बाद एक ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं उनके पीछे क्या कारण है? उस तरह से ये सोची समझी साजिश है। जो RSS के एजेंडा मतलब कि हमें पता नहीं है क्या है इनका, मतलब जो RSS के गुलवार कर सावरकर की आइडियोलॉजी को मतलब फॉलो कर रहे हैं, मतलब इनकी साजिश है और इनका सरकार इनका समर्थन कर रही है। और मतलब मुसलमान किसी चीज़ से नहीं, लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। तो ये गाय के नाम पर जो मार रहे हैं इनको फांसी, जो नॉन मुस्लिम गाय बेचेगा उसको 2 लाख रुपए कि आगे ऐसी नौबत नहीं आए। हमारे साथ उमर ये क्या लग रहा है जिस तरह से माइनॉरिटीज पे जितनी घटनाएं हुई हैं पिछले 3 सालों में, और अगर उन घटनाओं को अगर आप विश्लेषण करें तो ये कोइंसिडेंस नहीं है कि मेजॉरिटी जहाँ मुसलमानों को मारा गया है और बाकी लोग हैं जो दलितों को मारा गया है। तो इट शोज अ पैटर्न एज टू हुम दे वांट टू। मुसलमानों को इस देश का नागरिक ही नहीं मानते, वो चाहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को इस समाज का हक। दूसरी बात, अगर आप देखिए वर्ग से आते हैं, वो दोनों वो सारे लोग हैं जो दोनों ही अलग अलग तरीके से शोषित हैं और उन लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। जुनैद को मारने वाला और जुनैद दोनों ही जनरल बोगी में ट्रैवल कर रहे थे, उनके पास स्लीपर थे। उनके जो मुखिया हैं वो अडानी जी के प्लेन में बैठ के दुनिया की सैर कर रहे हैं। तो इस बात को हमको समझना, वो सब कोई नहीं है। किसानों की आत्महत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों में। मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स देखें खासतौर से, तो वहाँ श्रम कानून पर जिस किस्म का हमला है, उन सब सवालों से भटकाया जाए। शिक्षा लोगों के पास नहीं है, उन सब सवालों से लोगों को भटकाया जाए। जो डिमोनेटाइजेशन के बाद लोगों का मतलब पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई, इन सवालों पे बात ना करी जाए। अब बात होगी नॉन इश्यूज पे। गाय के नाम पे, इंडिया पाकिस्तान के मैच के नाम पे देशभक्ति जगाई जाएगी। तो जो एक सांप्रदायिक एक साम्राज्यवादी लूट भी है संसाधनों के हमारे देश में, ये सांप्रदायिकता उसी को कम्प्लीमेंट कर रही है। ये थे उमर खालिद हमारे साथ JNU से, जो बता रहे थे कि किस तरह से मुद्दे को भटकाने के लिए, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, अच्छी शिक्षा का मुद्दा है, जो सारे तमाम वादे अच्छे दिन के किए गए थे, उन सारे मुद्दों को भटकाने के लिए ये इस तरह से धर्म के नाम पे, मॉब लिंचिंग पे, नॉन इश्यूज पे, जो उमर खालिद ने कहा, इन सारे मुद्दों पे गाय के विवाद में बात होगी। और ये यहाँ पे जिस तरह से प्रतिरोध की अलग अलग संस्कृति
पूरा रसोई ज्ञान लिया जाता तो कहा करो, अरे